Friends, welcome to business economics classes, and in this video we will learn about demand and law of demand. So let's begin. So first of all, let's see what is the meaning of demand. In economics, demand means the quantity of a commodity or service that people are willing to buy at a certain price or at a certain time. So in economics, demand means effective demand, and effective demand is comprises of five elements. So we can say there are five elements of demand, and these are uh, desire, income of the consumer, or the buying or purchasing capacity, intensity to pay, what is the willingness of the consumer to pay, and price of the goods, and time. So whenever we will be talking about the demand of a particular goods or service, so we'll be talking about the demand considering these five elements in mind. So whenever we will be talking about the demand, there should be at what price, for what time means on daily basis, on weekly basis, monthly, quarterly, half yearly, annually. So demand in terms of time. उसके बाद देते हैं डिमांड फंक्शन, मांग फलन. Demand function is simply a mathematical relationship of various factors affecting demand of a product. और हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है एक हिसाब से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट विल डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स. और वो वेरियस थिंग्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे इसको हम देख सकते हैं डिमांड फंक्शन डी एफ for a good x. Dx means demand for good x is equal to ये function है will depend upon the price of good x, px. pr pr means price of the related goods. Y means the income of the consumer. T, taste and preference. E, future expectation about the demand of goods and service. And P is the population size, and YD is the uh, income distribution of the country. डिमांड फंक्शन मीन्स डिमांड जो है एक हिसाब से फंक्शन है, एक रिलेशनशिप है. ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे काउंट किए हैं, इनसे क्या होगा, डिमांड जो है डिपेंड करेगी. इसके बाद देखते हैं डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. तो डिमांड शेड्यूल जैसे इसके नाम से क्लियर है, मांग तालिका. डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक शेड्यूल है जो किसी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाता है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसेस. मीन्स जैसे जैसे उसके प्राइसेस में चेंज होगा, डेफिनेटली उसके क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा. अगर प्राइसेस कम हो रहेंगे तो ओबियसली उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ रही होगी, और अगर प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो डिमांड जो होगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी. तो डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक शेड्यूल है, लिस्ट है ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज, और इट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस वी कैन से. और डिमांड शेड्यूल जो है दो प्रकार की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल मीन्स एक पर्सन की, सपोज है लेट्स से अजय इज अ पर्सन, और किसी गुड्स की अगर प्राइस जैसे टेबल में आप देख सकते हैं इनिशियली 10 रुपया था, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय अजय फॉर दैट गुड्स वाज 12 kg. एंड when the prices comes down to 9, and the quantity demanded increase to 15, and if the prices again come down to 8, the quantity demanded goes to 18, and so on. So ये जो है अजय का बिहेवियर है किसी कमोडिटी, सॉरी किसी गुड्स के लिए डिमांड का. और सिमिलरली विजय एक पर्सन है, हो सकता है उसकी इनकम डिफरेंट हो, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिफरेंट हो. तो विजय भी उसी कमोडिटी के लिए जब उसका प्राइस 10 रुपये पर यूनिट था, तो उसकी डिमांड 18 kg थी. और अगर प्राइस कम होकर के जब 9 पे आया है, तो विजय की जो डिमांड हो गई है उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए वो 22 kg हो गया है, जबकि इसी प्राइस में अजय की कितनी थी, 15 kg. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से मिलकर के मार्केट डिमांड शेड्यूल बनता है, तो जिसको हम एग्रीगेट भी कह सकते हैं. तो यानी कि मार्केट में अगर जब प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये पर यूनिट था लेट से, तो उसकी जो ओवरऑल डिमांड थी मार्केट में वो कितना था, सपोज दैट 12 अजय की हो गया और 18 kg विजय का हो गया. तो दैट मीन्स अगर इसी तरह हम देखेंगे तो मार्केट की टोटल डिमांड कितनी हो गई, 30 kg.
तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल की डिफरेंट प्राइसेस पे क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्रेस करता है, और whereas the aggregate or market demand schedule will list out the price at which what quantities are demanded in the market. तो किस डिफरेंट कीमत में कितनी मात्राएं बाजार में मांगी जा रही है, इसको वो क्या करता है, दर्शाता है। और इसी डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को अगर हम ग्राफिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो अ, उससे हमको क्या मिलता है, डिमांड कर्व। तो इसका देखते हैं, हम ग्राफ बना के देखते हैं। तो जैसे एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया जाता है, और वाई एक्सिस में हम प्राइस को दिखाते हैं। सपोज दैट इनिशियली ओपी प्राइस था, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है इसका, सपोज दैट ओ क्यू। अगर प्राइस सपोज दैट कम होकर के ओपी वन हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड हो जाता है ओ क्यू वन। तो इस तरह से अगर हम इनको ज्वाइन करते हुए कोई कर्व अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो वो कहलाएगा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसका जो डाउनवर्ड स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशन को। और इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मीन्स व्हेन द प्राइसेस विल गो अप हायर, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, घटेगी। और प्राइसेस अगर कम होते हैं, एज द प्राइसेस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। तो यानी कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन, एक बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो इसलिए इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू मार्शल। Other things remaining the same, the greater amount to be sold, the smaller must be the price at which it is offered, in order that it may find purchaser. Or, in other words, the amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मार्शल की यहाँ पे है। अन्य बातों के समान रहने पे किसी वस्तु की अधिक मात्राओं में बिक्री के लिए उसके मूल्य में कमी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर अधिक मात्रा में बिक्री करनी है तो कीमत में कमी होनी चाहिए, ताकि उसके अधिक ग्राहक मिल सकें। दूसरे शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में हम कहें, मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है, और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। यानी मांग और मूल्य, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। मांग के नियम की क्या विशेषताएं, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए इसके फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है, किस चीज को इम्फेसिस करता है, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स, यानी कि नकारात्मक या नेगेटिव रिलेशंस को शो करता है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट गुड्स। तो डिमांड क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक बात यहाँ पे कहा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। लॉ ऑफ डिमांड की विशेषता ये है कि अन्य बातों के समान रहने पर, मीन्स जो नेगेटिव या जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, वो तभी होगा व्हेन द अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। दैट मीन्स कंज्यूमर की जो इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, या जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। अगर ऑल ऑफ सडन अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है इनकेश, और प्राइस बढ़ने पे भी हो सकता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी जो है मार्केट में डिमांड करेगा। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अन्य बातों का समान रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की कीमत में चेंज होना चाहिए। तो वस्तु की कीमत में चेंज अगर होगा, मीन्स अगर कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो ये सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट था। इसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए एक एग्जांपल, जो डिमांड शेड्यूल मैंने पहले बनाया था उसको यहाँ पे ले लिया है, अ, जिसमें डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड जो है शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ बना लेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड को शो करेंगे, और वाई एक्सिस में प्राइस हो जाएगा। जैसे ओपी वन प्राइस है, सॉरी, ओपी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू हो गया, और जब प्राइस कम होकर के ओपी वन हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के ओ क्यू वन हो जाता है, और फर्दर हमने प्राइस को और कम कर लिया, ओपी टू तक प्राइस को लागे,
तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, ओ क्यू टू। और एक और प्राइस, चलो फोर्थ तो हमने ले लिया, प्राइस फिर डिक्रीज होकर के ओ पी थ्री हो जाता है, तो ओबियसली एज ए रिजल्ट जो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है वो इंक्रीज होकर हो जाती है टू ओ क्यू थ्री। तो इस तरह से हम इसको ये दिखाएंगे। और जब इनिशियली जब प्राइस ओ पी था तो क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू था, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मार्क कर लेंगे हम के, वैसे हमने पॉइंट मार्क कर लिया एल, फिर हमने एम कर दिया, एन कर दिया। तो इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हुए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कहेंगे डिमांड कर्व। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में आप, इन दिस ग्राफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट्स के एल एम एन इज अ डिमांड कर्व। तो इनको इन पॉइंट से होता हुआ जो कर्व जा रहा है, मीन्स इन पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। ईच पॉइंट ऑन डिमांड कर्व शोइंग वन पर्टिकुलर प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन। जो एक पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को शो कर रहा है। Whereas x represent the quantity demanded and y-x represent the price of the commodity. तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं, when the initial price was OP, the quantity demand is OQ, and when the price decreases to OP1, the quantity demanded increase to OQ1। तो इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे and so on। द डिमांड कर्व शोज डाउनवर्ड स्लोप्स। तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा, एंड इट शोज अ negative or inverse relationship between price and quantity demanded, and this is what is the statement of law of demand। और यही क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड भी जो है बताता है। एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की भी क्या है, एजम्पशंस हैं, तो इसकी भी कुछ प्रीकंडीशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिनमें लॉ ऑफ डिमांड जो है बेस्ड है। तो पहला एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर इनकम रिमेन कांस्टेंट। तो जैसे मैंने पहले कहा कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की स्टडी करता है, उनके बीच के रिलेशन को शो करता है। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि बढ़े हुए कीमत पे भी वो ज़्यादा मात्रा जो है एक हिसाब से डिमांड कर सकता है। तो इसके लिए कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। टेस्ट प्रेफरेंस एक्सेट्रा ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज। उसका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसमें भी कोई भी बदलाव फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और जो रिलेटेड गुड्स हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों या चाहे वो राइवल गुड्स हों, तो उनमें उनकी कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड्स। और जिस गुड्स का हम लॉ ऑफ डिमांड का टेस्ट कर रहे हैं या जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट यानी कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो कंज्यूमर ये नहीं करना चाहिए कि इसके बदले इस चीज़ का मैं यूज कर सकता हूँ। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर होगा तो भी हो सकता है कि लॉ ऑफ रेट ना हो। साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज अनचेंज। जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी कैसा होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, मीन्स स्थिर रहना चाहिए। ओनली प्राइस ऑफ द गुड चेंज। और लॉ ऑफ डिमांड के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा, तो ये प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को शो करता है, तो इसलिए यानी कि प्राइस कैसा होना चाहिए गुड्स का, अनचेंज होना चाहिए। सॉरी प्राइस में सिर्फ चेंज होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, और प्राइस ऑफ द गुड शुड कीप ऑन चेंजिंग। तभी जाके हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड की स्टडी करेंगे। और ये जो लॉ है इसके एक्सेप्शन भी हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। और जैसे लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो एक नेगेटिव रिलेशंस को दिखाता है डिमांड और प्राइस के बीच में, और जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व होता है दैट स्लोप डाउनवर्ड। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, और वी कैन से, कैन डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। तो क्या डिमांड कर्व ऊपर को स्लोप कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। तो यही क्या है, इसका एक्सेप्शन है। तो इसका जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो देखते हैं उसके क्या एक्सेप्शन है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है एक हिसाब से इंफीरियर गुड्स। गिफन एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने गिफन पैराडॉक्स दिया, तो इसी हिसाब से हम गिफन गुड्स कहते हैं। और गिफन गुड्स का मतलब होता है इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं। तो अगर घटिया वस्तुओं की कीमतें सपोज दैट कम होती हैं गिफन गुड्स की, जैसे मोटा अनाज है, मोटा नमक है, इस तरह की जो गिफन गुड्स है, इनकी अगर कीमतें कम होंगी इन केस, तो कीमत कम होने से, जबकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से मांग बढ़नी चाहिए थी, बट अगर इंफीरियर गुड्स की कीमत या गिफन गुड्स की कीमत कम होती है
तो इनकी कीमत कम होने से उपभोक्ता की एक हिसाब से आय बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे गिफिन गुड्स का जैसे मोटे अनाज की कीमत कम होती है, तो कम होने की वजह से सपोज दैट पहले कोई वस्तु 10 रुपए किलो आती थी और उसकी प्राइस कम होकर के अब वो 5 रुपए किलो हो जाएगा। तो उपभोक्ता क्या करेगा, चूंकि वो इन्फीरियर गुड्स है तो इसकी वजह से उसकी डिमांड को नहीं बढ़ाता है, और उसको जो एक हिसाब से 5 रुपए की इनकम में जो वृद्धि मिल रही है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, सुपीरियर गुड्स की मात्रा को बढ़ा देता है। तो कह सकते हैं हम गिफिन गुड्स की वजह से कंज्यूमर का इनकम इफेक्ट होता है, या इनडायरेक्टली उसकी प्राइस कम होने की वजह से उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो गिफिन गुड्स के केस में, घटिया वस्तुओं के केस में अगर उनकी कीमत कम होती है तो उनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उस कम हुई मात्रा की वजह से जो आय बढ़ती है, तो उपभोक्ता उससे क्या करता है, सुपीरियर गुड्स की मात्रा को बढ़ाता है। तो गिफिन गुड्स के केस में ये एक्सेप्शन होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा है फेल शो, यानी कि एक हिसाब से हम कहते हैं दिखावे के लिए। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, इसको अपना स्टेटस समझते हैं और महंगी हुई कीमतों में भी क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे ज्वेलरी है या कोई लग्जरियस गुड्स हैं, तो उनकी कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं तो एक हिसाब से बहुत कम लोग उनको खरीदेंगे। तो अमीर लोग या हाई सोसाइटी के लोगों का एक हिसाब से वो स्टेटस बन जाता है, तो वो लोग एक हिसाब से जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो और ज़्यादा वो जो है चीज़ों को खरीदते हैं। मीन्स एक हिसाब से फेल शो का मतलब क्या है, दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए। तो उस केस में भी कीमतें बढ़ने में कुछ लोगों के द्वारा जो है उनकी डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद है फियर ऑफ राइज इन प्राइस। अगर किसी गुड्स और सर्विसेज को लेकर के एक ऐसा परसेप्शन हो या एक ऐसी न्यूज हो कि आने वाले समय में इनकी कीमत बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड क्या होगी, और बढ़ती जाएगी। अगर सपोज दैट कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, या जैसे ड्रॉट हो गया, या फ्लड आ गया, या वॉर की सिचुएशन हो रही है, तो ऐसी कीमतों में, बढ़ती हुई कीमतों में भी लोग क्या करेंगे, कहीं फ्यूचर में और महंगा होगा और महंगा होगा, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बढ़ती हुई कीमतों में भी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो एक हिसाब से कीमत भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो इस केस में लॉ ऑफ जो डिमांड है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो लॉ ऑफ डिमांड होगा, सॉरी, जो डिमांड कब होगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और जो कि क्या है, उसका एक्सेप्शन है। फिर हो सकता है जैसे इमरजेंसीज के केस में, अगर कोई इमरजेंसी हो रही है, कोई वॉर की सिचुएशन, वॉर ऑलरेडी ऑन है सपोज दैट, या कोई कोविड काइंड, कोई कोविड टाइप का अगर कोई पेंडेमिक है, जैसे कोविड टाइम पे हुआ था, चीज़ें महंगी होने पे भी जो था, लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। तो इमरजेंसीज के केस में भी ऐसा होता है कि जिस रेट में भी चीज़ें अवेलेबल हों और बढ़ती हुई कीमतों में भी क्या करती है, पब्लिक ज़्यादा जो है डिमांड करती है, तो उस केस में भी जो डिमांड कब होगा, एक हिसाब से अपवर्ड स्लोप होगा उसका। और कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज हो गया, मीन्स एक हिसाब से जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज़ में, जो आज के समय में जो लोग नेसेसिटीज को शो करते हैं, एक हिसाब से जो आधुनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे आपका टू व्हीलर है या कार है, बाइक है, स्मार्टफोन्स हैं। तो जैसे टू व्हीलर की भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से आज के समय में क्या है, वो एक हम कह सकते हैं एक प्रदर्शनकारी डिमांड है। तो उस केस में भी उनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीमत भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे केसेस में जो डिमांड कब होगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ग्राफ में। अब देख सकते हैं इनिशियली प्राइस कितना था, ओपी था, जब ओपी प्राइस था तो ओपी प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, ओ क्यू। और अगर सपोज दैट ये कोई गिफिन गुड्स हो या फेल्स हो वाले लोग हों, या कॉन्स्पिकियस नेसेसिटीज हों, या इमरजेंसी का समय हो, और प्राइस बढ़ के अगर ओपी 1 अगर प्राइस हो जा रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी हो जाएगी, OQ1। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। पहले डिमांड कर्व जो था, पहले अगर इनिशियल प्राइस ये था और प्राइस भी बढ़ के ये हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया, तो यानी कि जो डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और जबकि इन जनरल जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। बट यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है दोनों के बीच में, वो पॉजिटिव हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, सॉरी, प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो जबकि इन जनरल लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।